आज जो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुझे अपनी बात रखने का जो अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और चाहूँगा कि मुझे सर ने कहा 45 to 60 मिनट के अंदर में ही अपनी बातें रखने के लिए, तो चाहूँगा मैं तो इसके अंदर में रख सकता हूँ, लेकिन आप ध्यान से इन बातों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बुद्ध के सिद्धांत वो किस आधार पे कार्य करते हैं, उसका मार्ग क्या है, इसे हम अभी कुछ पल में ही जानेंगे। बुद्ध के सिद्धांतों को, 2-3 सिद्धांतों को जानते हुए हम अपनी बातों को आगे रखने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे आपको समझाने का। और बार बार मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा योगदान नहीं है, सुनने वाले का भी पूरा योगदान होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं या नहीं। तो बुद्ध का जो पहला सिद्धांत है, वो पहला सिद्धांत ही है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। पहला सिद्धांत। अब इसको लेकर के अगर हम वर्तमान स्थितियों को देखने जाएं, तो वर्तमान स्थितियों में हम कहने को लेकर के बुद्ध की तस्वीरों और बुद्ध के नाम का उपयोग करते जरूर है, लेकिन इस सिद्धांत को कोई मानता नहीं। आज भी प्रत्येक व्यक्ति जो बुद्ध का नाम लेने वाला है, वो यही मानता है कि हमारे दुखों का कारण XYZ, हमारे दुखों का कारण XYZ नाम का धर्म है, हमारे दुखों का कारण XYZ नाम की जातियां हैं, हमारे दुखों का कारण XYZ नाम की कैटेगरीज के लोग हैं, हमारे दुखों का कारण XYZ के समुदाय के लोग हैं। जैसे ही इस सिद्धांत को हम मानते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा है, वैसे ही हम बुद्ध के सिद्धांतों के विरोध में चले जाते हैं। और अगर हम बुद्ध के सिद्धांतों के विरोध में चले गए और बुद्ध के सिद्धांतों को ही नहीं मान रहे हैं, तो किस आधार पे कहेंगे कि आप या हम बुद्ध को मान रहे हैं? बुद्ध की तस्वीरों को लेकर चलना है या बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर के चलना है? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं खास बात बता दूं कि मैं कभी भी भाषण देने कहीं नहीं जाता। मैं जाता हूं लोगों से बातें करने के लिए, तो आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं कि बुद्ध की तस्वीरों को ढोना है या बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर चलना है? बुद्ध का सिद्धांत के अनुसार बुद्ध कह रहे हैं आपके दुखों का कारण आप स्वयं हो, और आप कह रहे हैं कि हमारे दुखों का कारण XYZ है। तो ये कहां तक सही है? क्योंकि कुछ जगहों पे यह आती है कि सर आप लोग इतने लोग, जो 50 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं धनबाद झारखंड से आऊं और आप लोगों को टुकड़ों में बांट के चले जाऊं, कमियां मेरी या आपकी? कमियां मेरी या आपकी? किसको अपनी कमियों पे बात करना है? किसको अपनी कमियों पे काम करने की जरूरत है? आपको अपनी। तो अभी हो क्या रहा है कि जिस तरीके से मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा और नेशनल प्लेयर रहा हूं मैं 4 टाइम, तो मैं उसी उदाहरण के अनुसार समझाऊं कि अगर कोई व्यक्ति, पतला दुबला व्यक्ति अगर मेरे साथ रेसलिंग करता है, जैसे सर ही है, मान लें उदाहरण के लिए कि इनसे साथ में मेरी रेसलिंग होती है और ये मेरे साथ रेसलिंग में हार जाते हैं, और डिसाइड हुआ है कि 3 महीने बाद आप लोगों ने डिसाइड किया कि फिर से दोबारा इनके साथ में रेसलिंग होगी। ये अगले 3 महीना 2 काम कर सकते हैं। एक, ये अगले 3 महीने यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे विरोध में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर ये मेरे बारे में पता करने जाएंगे कि भिक्षु संरक्षिता का जो पुराना नाम है मुन्ना कुमार ध्रुव, और इसने बताया धनबाद झारखंड का रहने वाला है, तो इसके बारे में जाके इसके पास्ट के बारे में पता करें और इसने पास्ट में जो गलतियां की हैं इसको उठा करके इसका विरोध करे या इसका चरित्र हनन करने की कोशिश करे।
ये एक काम। क्या ये काम अगर ये व्यक्ति करते हैं और 3 महीने के बाद फिर से हमारी रेसलिंग होती है, कौन जीतेगा? हाँ, मैं ही जीतूंगा। क्यों? मेरी कमियों को देखने की कोशिश की है। सीधा सा सिद्धांत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध की भाषा एकदम सरल है। इतना आसानी से जवाब दे दिया। लेकिन पिछले 50 सालों से कुछ ऐसे संगठन 60 सालों से 70 सालों से काम कर रहे हैं जो दूसरों की कमियां खोजने के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने कमियों को खोज, उसके कारणों को देख, उस कारणों को समाप्त करने पे कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये व्यक्ति हार भी रहे हैं और दूसरी चीज अकॉर्डिंग उसी समय एट अ टाइम दूसरी घटना भी घट रही है। ये जब 3 महीने तैयारी कर रहे हैं मेरा विरोध करने का, उस समय मैं क्या कर रहा हूं? मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मैं भाषण देके नहीं जाने वाला। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं। उस 3 महीना मैं क्या कर रहा हूं? अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? उस 3 महीने में मैं और ज्यादा, इनसे ज्यादा मजबूत होने का कार्य कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम इनको हराना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा या आसान होगा? जितना पिछली बार था उससे ज्यादा आसान होगा या मुश्किल होगा? मेरे लिए तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा चीज, या तो इन्होंने जो मेरे से कुश्ती में हारे हैं तो इन्हें क्या करना होगा, ये जाकर के चेक करना होगा कि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी में हारा, स्टेमिना में हारा, पावर में हारा, हारा किसमें? अपनी कमियों को खोज, अपने कारणों को खोज, उसके ऊपर काम करने पे फोकस करना। कौन सा तरीका सही है? मेरा विरोध करना या अपनी कमियों पे काम करना? चलिए, बड़ा समझदार लोग, आप लोगों से मुलाकात मुझे हो गई। कितने सरल भाषा में आपने जवाब दिया है। चाहूंगा इसका, ये सिद्धांत को आप अपने जीवन में पालन करेंगे हर फील्ड में। दूसरा सिद्धांत, 3 सिद्धांत, यहीं पे काम तमाम चेक एंड मैट हो जाएगा। जो लोग भी आज अभी तक काम कर रहे हैं समाज में, बुद्ध के इन 3 सिद्धांतों को आप जानेंगे और उसी से जान जाएंगे कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं और जो बुद्ध का नाम ले रहे हैं या बुद्ध की तस्वीरों का उपयोग कर रहे हैं, कि एक्चुअल में वो बुद्ध के सिद्धांत पे कार्य कर रहे हैं या नहीं। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत ये कहते हैं, जो मैं अपनी भाषा में समझाऊं, कि स्कूल के बोर्ड पे आपके पास एक रेखा खींच दी गई और कहा जाए कि इस रेखा को छोटी करनी है, तो क्या करिएगा? जवाब दें आप सभी। हाँ, बड़ा रेखा खींचेंगे। हाँ, अब मैं आप ही लोग से दूसरा सवाल करता हूं, क्या बड़ी रेखा खींचते समय हमने वो पहली जो रेखा थी उसे छेड़ा? छुआ, काटा? लेकिन अभी वर्तमान में जितने भी बुद्ध का नाम लेने वाले जो कार्य कर रहे हैं वो बड़ी रेखा पे काम कर रहे हैं क्या? वो छोटी रेखा को छेड़ने का काम कर रहे हैं, छोटी रेखा को काटने का काम कर रहे हैं, छोटी रेखा का विरोध करने का काम कर रहे हैं, छोटी रेखा का निंदा करने का काम कर रहे हैं। अपनी बड़ी रेखा खींचते समय आपको किसी का विरोध करने की जरूरत पड़ रही है क्या? जब छोटा सा सिद्धांत है, अपने जीवन में पालन करने में क्या दिक्कत है? तीसरी सिद्धांत, 2 सिद्धांतों को तो हमने जान लिया कि बुद्ध का सिद्धांत एक, क्या बताया मैंने? दूसरा, मैं एक टीचर हूं, मैं कोई वक्ता नहीं कि भाषण देके जाऊंगा। आपको वो 3 सिद्धांत याद होने चाहिए मेरे यहाँ से जाने के बाद। तीसरा सिद्धांत, जो प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उद्देश्य सही है या गलत है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस इससे फर्क पड़ता है कि आप अनुशासित और संकल्पित हो या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का, बुद्ध कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य सही है
और वो अनुशासित और संकल्पित नहीं है, वो विफल हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य गलत है और वो अनुशासित और संकल्पित है, वो सफल हो जाएगा। ये सिद्धांत को सुनते के साथ ही आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये चीजें तो एकदम बेकार है, ये तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ये हमारी जो मान्यता है इसके अकॉर्डिंग नहीं है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी मान्यताओं से प्रकृति को क्या है? आपकी मान्यताओं से प्रकृति को क्या लेना देना है? प्रकृति, आप चाहो कि नदी उल्टा बहे, वो आपकी चाह है, लेकिन नदी की जो धारा है जिधर बहने की उधर वो बहेगी। सर ने आईएएस बनने का सपना रखा और मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनना चाहता हूँ, और मैं चोर बनने के लिए 16 घंटे हैकिंग का कोर्स कर रहा हूँ। 16 घंटे मैं मेहनत कर रहा हूँ हैकिंग सीखने में, 2 घंटे सीख रहा हूँ इतनी बेहतरीन तरीके से बात करूं कि आप ओटीपी दे दूं अपने बैंक का, ठीक है। और आपने आईएएस की तैयारी करने के बारे में सोच रखा और 1 घंटा भी बैठ के तैयारी नहीं कर रहे हैं, सफल हो जाएंगे? हाँ, और मैं, यही है अनुशासन और संकल्प की ताकत। 3 सिद्धांत, जो अनुशासित होगा और संकल्पित होगा वही दुनिया पे राज करेगा। अब फोड़ते रहो ठेकड़ा, वो गलत व्यक्ति होकर के भी प्रधानमंत्री कैसे है, फोड़ते रहो कि वो गलत होकर के भी सत्ता में कैसे है, फोड़ते रहो कि वो गलत होते हुए भी देश पे राज कैसे कर रहा है। सारे सिद्धांतों का आपका खत्म कर दिया ना बुद्ध ने। जो आप लेकर के चल रहे थे और जिसकी बातें आप कर रहे थे, वो 3 सिद्धांत आपको चेक एंड मेट कर देती है। जो भी सिद्धांत को आज तक, अभी तक आप लेकर के चल रहे थे, अब आप लोग इन 3 सिद्धांतों के अनुसार से चेक कर सकते हैं कि आप बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये चीजें सही नहीं है, तो चेक कर सकते हैं अपने जीवन में कि आपके मेरी कमियां खोज के क्या कर लेंगे आप। जिसकी भी आप कमियां खोज रहे हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारे दुखों का कारण दूसरा ही है, क्या कर लेंगे उसको? क्या कर लेंगे उसको? जानते ही है कैसा कार्य है दूसरों को सुधारने का? दूसरों को सुधारने का कैसा काम है? यही कि पैर में कांटे गड़ रहे हैं और हम पूरी पृथ्वी पे मैट बिछाएंगे, पूरी पृथ्वी पे मैट बिछाना चाहते हैं। और बुद्ध कह रहे हैं क्यों पृथ्वी पे मैट बिछाना चाहते हो? पैर में चप्पल पहन लो ना, कांटे से बचनी है तो पैर में चप्पल पहन लो। मैट दुनिया पे बिछाने की जरूरत क्या है? मतलब अपने आप को जब आप अनुशासित और संकल्पित कर लोगे और जब आप ताकतवर हो जाओगे तो कौन आपका शोषण करेगा? जो लोग ये बातें कहते हैं कि जो ताकतवर है क्या वो शोषण करेगा, मैंने कहा हाँ करेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो ताकतवर है वो कमजोर का शोषण करता ही है, ये प्रकृति का नियम है। तो लोगों ने कहा कि ये आपको सही लगता है, मैंने कहा सही और बात की तो आपने नहीं पूछा। प्रकृति का नियम के अनुसार ताकतवर कमजोर का शोषण करता ही है, और अगर ताकतवर कमजोर का शोषण नहीं कर रहा है तो वो उसकी नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है, और नैतिकता सामाजिक नहीं होती है। पॉइंट वाली बात यह है कि नैतिकता सामाजिक नहीं होती है, व्यक्तिगत होती है। इस बच्चे ने मुझे अगर गाली दिया तो इसे मैं मारूं या छोड़ दूं, ये मेरी नैतिकता के ऊपर है। दूसरा, नैतिक ना भी हूं तो भी मुझे छोड़ना होगा। क्यों? सामने वाला मेरे ही इतना ताकतवर हो तो, सामने वाला या मेरे इतना ताकतवर या मेरे से ज्यादा ताकतवर हो तो मैं क्या करूंगा? नैतिक हूं या अनैतिक हूं, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। नहीं तो पता है कि अगर मैं फाइट करने गया तो मैं भी खाऊंगा, या तो हार सकता हूं या तो मैं भी बराबर का मार खाने वाला हूं। तो आप क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाव के लिए? क्या कर सकते हैं? अपने आप को उस लेवल पे ताकतवर बनाना होगा या उससे ज्यादा ताकतवर बनाना होगा।
तो ही जा करके आप बच सकते हो। नहीं तो अगर हिरन पड़ी हुई हो और चाहे कि शेर आकर के उसको कुछ ना करे, तो ये चीजें संभव है क्या? तो इसीलिए प्रकृति के नियम के इन 3 सिद्धांतों को, जो मैंने बताया कि दुख का कारण आप स्वयं हो, और उस कारणों को खोज करके उसके निवारण पे भी काम आपको स्वयं करना है। दूसरा, बड़ी रेखा खींचने पे काम करना है, छोटी रेखा पे नहीं। तीसरा, मैं बार बार चेक करता हूं कि आप लोग इन 3 सिद्धांतों को याद कर रहे हो या नहीं। तीसरा, दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी कमी देखें। वो तो पहला ही हो गया। तीसरा क्या था? अनुशासित और संकल्पित। तो ये 3 सिद्धांत आपको दिमाग में रखने ही होंगे। अब यहाँ पे एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई गई है जिनका नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो में जब उन्होंने एक बात कही, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, लोगों ने समझा माई एजुकेशन फॉर माई करियर। उन्होंने क्या कहा? मेरे शिक्षा का महत्व मेरे समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। और लोगों ने क्या समझा? माई एजुकेशन फॉर माई करियर, मतलब मेरे शिक्षा का महत्व बस मेरे उत्थान के लिए हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का एक स्टेटमेंट रहा कि अकेले दम पे मैंने इस समाज को इतना ज्यादा बदलाव किया, अगर इस समाज में 1000 इंजीनियर, 1000 डॉक्टर, 1000 वकील आ जाए तो इस समाज का तख्ता पलट हो सकता है। आज 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर, 1 लाख से ज्यादा वकील, 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर हैं। क्यों नहीं हो जा रहा? क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण कभी जानने की कोशिश किया है किसी ने? एजुकेशन तो आ रहा है लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी क्यों नहीं हो रहा? मेरे शिक्षा का महत्व मेरा समाज का उत्थान क्यों नहीं हो रहा है? नहीं होने का कारण यह है कि यहां से शुरुआत होती है बुद्ध के सिद्धांतों का। शिक्षा पाने तक तो आपका निर्भरता है, लेकिन शिक्षा के आगे सामाजिक काम करने का निर्भरता बिना बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार आप नहीं कर सकते हैं। और वो कौन सा सिद्धांत है? क्योंकि हम स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए 5 साल के बाद, 5 साल के बाद स्कूलों में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो स्कूली शिक्षा तो हमने बहुत ले ली है, लेकिन फिर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? लोगों ने कहा डॉक्टर हो जाएंगे 1 लाख से 1000, बाबा साहब कह रहे 1000 से ज्यादा डॉक्टर हो जाए तो समाज में परिवर्तन हो जाएगा। और आज जब हमारे समाज के जब डॉक्टर हो जा रहे हैं और हमारे लोग जाते हैं हॉस्पिटल में डिलीवरी केसेस के लिए कि नहीं नहीं अपने समाज, अपने बिरादरी का हॉस्पिटल क्लिनिक में चलते हैं ना डिलीवरी के, तो वहाँ जो आपके समाज और बिरादरी का व्यक्ति वहाँ जो बैठा हुआ है वो कहता है अपने कंपाउंडर से, देखो नॉर्मल होने का केस है कि डिलीवरी सीजर होने का केस है? नहीं सर, नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा तो पैसे नहीं होने वाले हैं। तो एक ऐसा इंजेक्शन लगाओ जिससे कि उसका पेन और ज्यादा बढ़ जाए। इंजेक्शन लगाया जाता है, वो और ज्यादा उसका पेन बढ़ जाता है और उसके गार्जियन को जाके डराया जाता है कि अगर तुरंत ऑपरेशन ना किया जाए तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। अब जो खर्चा 5000 में आने वाला था वो किसने चले गए? 50,000, 40-50,000 वो ले ही लेते। एक केस मेरे सामने में आया जब मैं गोपालगंज में था कि 2 भाइयों में झगड़ा हुआ। 2 भाइयों में जब झगड़ा हुआ तो दोनों के दोनों चले गए अपने ही समाज के वकील के पास। मैं वकील का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का भी नाम बिना लिए ही बोलना चाहता। वो गए गोपालगंज और कहने को लेकर के तो बहुत बौद्धिष्ट और बोधाचार्य रहे। तो उन्होंने किया क्या कि एक भाई को बुला करके उनसे पूछे कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मारपीट हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कैसे छू दिया तुम्हारा भाई, तुम धारा लगाओ इस पे। एक भाई को गुस्सा दिलवा करके उस पे धारा लगवाया गया और फिर एक भाई जैसे गया दूसरा भाई को बुलवा करके उसको दिखाया गया कि देखो तुम्हारा भाई ने ये धारा लगवाया है, अगर इससे मजबूत धारा लगवाना है तो एक एक धारा के 10-20 हजार रुपया लगेंगे, और थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत करवाना है तो एक केस अपनी वाइफ से करवा दो कि उसका ब्लाउज फाड़ा था।
वो अलग से केस। तो समाज के ही संगठन के किसी व्यक्ति ने उन वकील के पास गए और जाकर के उनसे पूछा कि ये आपने क्या किया, आप तो बड़े ज्ञानी हो और समाज के हो और इसीलिए लोग आपके पास आए थे। तो उन्होंने कहा यही तो हमारा धंधा है, इसी से तो हमारी कमाई होती है। तो ये चीजें आ कहां से रही हैं? इसीलिए आप शिक्षा तो अपने अंदर में ला लेंगे, आप शिक्षित तो हो जाएंगे, आप आईएएस आईपीएस आईआरएस ऑफिसर तो बन जाएंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो बन जाएंगे शिक्षा के बल पे, शिक्षा के बल पे, लेकिन नैतिकता कहां से लाएंगे? इसीलिए मैंने कहा कि अब शुरुआत होती है बुद्ध के सिद्धांतों का, क्योंकि स्कूली शिक्षा से ज्यादा नैतिक शिक्षा की अब महत्वपूर्ण भूमिका आती है। क्योंकि स्कूली शिक्षा तो सब ले रहे हैं, फिर ये समाज और ज्यादा भ्रष्ट क्यों हो रहा है? आप ही देखें कि जब ये समाज में पढ़े लिखे लोगों की संख्या नहीं थी, आपका मुख्यमंत्री था या नहीं था? था या नहीं था? आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? कभी सोचा है लोगों ने कि जब 92 95 के दशक में, 2000 के दशक में जब लोग पढ़े लिखे उतने ज्यादा नहीं थे जितना आज के समय है, तो उस समय हमारा मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री था, आज क्यों नहीं? पढ़े लिखे लोगों की संख्या उस समय कम थी, इसके बावजूद भी पढ़ने लिखने से नहीं होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि पहले नंबर पे आचरण होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए। और नैतिकता आती कहां से है? डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 5 साल के व्यक्ति तक, 5 साल के बच्चे तक 70% दिमाग का विकास हो जाता है। 70% मतलब 3/4 दिमाग का विकास हो जाता है। और इस उम्र तक आप उस 5 साल के बच्चों के अंदर में क्या डाल रहे हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। उन 5 साल के बच्चों में आप नैतिकता के नाम पे क्या डाल रहे हो, क्या देख रहे हैं? वो 5 साल के बच्चे, वो 5 साल के बच्चे देख रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे चॉकलेट खाने पे डांट रहे हैं, मुझे बिस्किट खाने पे डांट रहे हैं, मुझे चिप्स खाने पे डांट रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा केयर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरा, मतलब जो चीजें मुझे हानि पहुंचाने वाली है उससे मुझे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कितने अच्छे हैं हमारे पिताजी, कितने अच्छे हैं हमारे चाचा, कितने अच्छे हैं हमारे दादा, कितने अच्छे हैं हमारे छोटे बड़े मझले पापा, रिश्तेदार। वो आपको लेकर के, वो जो 5 साल से नीचे का बच्चा है, वो आपको लेकर के बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है अपने दिमाग में कि जो भी आप, मतलब आप मुझे सिखा रहे हो मेरे भलाई के लिए है, लेकिन फिर भी इनकी जबान का टेस्ट है जो इनको अलग अलग जगहों पे भटकाता है। जब ये आपको कुछ चीजों को करते हुए देखता है, देख रहा है कि मेरे पापा खैनी खा रहे हैं, मेरे पापा शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, उसको लगता है कि मेरे पापा या चाचा दादा जो भी कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मुझे गलत नहीं करने देता वो क्या गलत करेगा? नहीं करेगा। तो वो सोचता है कि जो काम अगर पापा चाचा दादा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम होगा, जो काम वो कल करने वाले हैं, जो अभी वो कर रहे हैं, इतने अच्छे काम को हम अभी से क्यों ना करें। तो अपने ही पिताजी के पॉकेट से सिगरेट का डब्बा निकालता है और उसमें से एक सिगरेट लेकर के चल देता है। अपने ही पिताजी के चुनौती से खैनी निकाल करके खाना शुरू कर देता है। वो सारी नैतिकता जो नशे की चीजें हैं वो किससे सीख रहा है? सीख किससे रहा है? बचपनों से परिवार से सीख रहा है। और एक खास बात मैं बोलूंगा, हर जगह सवाल करता हूँ और आप लोगों से भी पूछने वाला हूँ। जब मैं इतने छोटा था और बदमाशी किया करता तो मेरी मम्मी बोलती कि बदमाश कैसे हो गया है, फलाना का बेटा ने इसे बिगाड़ दिया है। मेरे मोहल्ले में 10 घर और 10 घर में जब मैं घूमूं तो 10 घर की महिलाएं यही कहे कि मेरा बेटा तो सही है लेकिन फलाने के बेटे ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। तब से लेकर के आज तक मैं एक सवाल हर गांव में, जहां जहां गलियों में, मोहल्ले में, चौराहों पे, जहां भी मेरे कार्यक्रम होते हैं, हर जगह पूछता हूं कि वो फलाना का बेटा है कौन? वो फलाना का बेटा है कौन? कोई नहीं बोल रहा है। 10 घर है, 10 घर की महिलाएं यही कह रही हैं कि मेरा बेटा सही है, फलाने के बेटे ने बिगाड़ दिया है। तो वो फलाने का बेटा है कौन?
हाँ बसों घर पर उस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, तो फिर फलाने का बेटा है कौन? केवल है, हाँ, हमको छोड़कर अपने भाव में छोड़कर बाकी सब। तो यही बात तो दसों घर वाले सोच रहे हैं। मतलब लोग वही जो बुद्ध का पहला सिद्धांत बताया ना कि अपना दुख, अपना कारण स्वयं को ना दे करके दूसरों को देना बड़ा आसान होता है। तो जब बेटा नशा करना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं कि वो फलाने के बेटे ने उसके साथ में रह करके उसे बिगाड़ दिया है, लेकिन हम अपने तरफ नहीं देखना चाहते। बेटा जब बड़ा होकर के झूठ बोलता है तो हम कहते हैं झूठ बोलना कैसे सीखे? कभी थोड़ा सा पीछे जाकर के देखिए, कभी आपने कर्ज लिया था बैंक से, कभी किसी से कर्ज लिया था, कभी किसी से सामान लिया था, कभी आपने जुआ में हारे थे, और जब लोग आपके द्वार पे खटखटाना शुरू कर दिए थे तो आपने ही अपने बच्चे को कहा नहीं था कि बेटा आप जाकर के बाहर गए तो पापा घर पे नहीं है? हाँ, उसे झूठ बोलना किसने सिखाया? उसे नशा करना किसने सिखाया? क्या आप उसके सामने कभी जुआ नहीं खेले? अगर जुआ खेले तो उसे जुआ खेलना किसने सिखाया? तो छोटी से ही एक हमारे जो घर का जो माहौल है, जो 5 साल में वो बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ चीजें सीख रहा है, उसकी नैतिकता को जो 70% जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसके पूरे के पूरे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करने का काम कौन कर रहा है? पूरे के पूरे इंटरनल सिस्टम को डैमेज करने का काम कौन कर रहा है 5 साल की उम्र तक? उसके गार्जियन, उसके घर का माहौल, महिलाएं। ये तो पुरुषों का हाल हो गया, महिलाएं क्या कर रही हैं? मैं ही अगर कभी पूछ लूं कि मम्मी ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो बोलती है कि राहु उगल लेता है, निगल देता है, निगल करके फिर उगल देता है। जाकर के लिख दूं कॉलेज में, यही स्कूल में बोलता हूँ कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो बोलती है कि भगवान का लीला है। तो जाकर के लिख दूंगा, अंडा अंडा गोल गोल नंबर मिल जाएगा। तो अंधविश्वास की चीजें, हम होता यह है कि इंसान इतना ज्यादा अहंकारी हो चुका है कि वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि हमारे पास में ज्ञान है। कमियां तो दूर की बात है सर, ये स्वीकार नहीं करता है कि पहले बात की कोई चीजें जो ज्ञान नहीं है। कमियां देखना मतलब हमें पीछे जाकर के देखना, जो वर्तमान में मौजूद है। मतलब हमने आपसे कोई सवाल किया, आप अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को जाकर के प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए उससे पूछिएगा, वो नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं है, वो भी ज्ञान देगा। मतलब हर एक व्यक्ति ज्ञान देना चाहता है। इसीलिए माँ बाप से भी जब बच्चे सवाल करते हैं तो माँ बाप से बच्चों से माँ बाप नहीं बोल पाते कि बेटा मुझे इसका जवाब नहीं है, स्कूल में जाकर के टीचर से पूछ लेना। फिर वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ तो वो चीजें बाहर, क्योंकि लगातार मैं घूम रहा हूं तो लोग मुझे क्या कह रहे हैं कि बाबा जी इधर आइए ना, थोड़ा सा हाथ देख लीजिए, थोड़ा लौंग देख लीजिए, थोड़ा चावल देख लीजिए। ये सारी महिलाएं रोक रोक करके कह रही हैं। एक लड़का तो आधा किलोमीटर तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, बोलता है मेरा हाथ देख करके बताइए ना मुझे जॉब कब मिल रहा है। मैंने बोला घर में बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है जल्दी। तो ये चीजें अंधविश्वास की तरफ ढकेलने का बहुत काम माताएं बहनें कर रही हैं। ये नैतिकता की तरफ बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर में कि वो अनसाइंटिफिक बन रहा है, वो लॉजिक्स की तरफ नहीं जा रहा है, इलॉजिकल लाइफ जी रहा है। वो थिंकिंग जो अवैज्ञानिक है उसके अंदर में कौन विकसित कर रहा है? उसके अंदर में वो अनैतिकता कौन पैदा कर रहा है? 5 साल तक हम ही पैदा करते हैं, लेकिन जिम्मेवार हम नहीं लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर के वजह से इसके पास आया है, लेकिन बाहर से उसको सिर्फ और सिर्फ खाद पानी मिल सकता है। अगर मैं एक बैग में आपको 4-5 तरह के फूलों के बीज दूं और आपको बोलूं कि जाकर के इसको खेत में छींट दीजिए, बबूल उगेगा क्या? उगेगा क्या? क्यों? उसको खेत से क्या मिल रहा है? खेत से क्या मिल रहा है उनको? खाद पानी मिल रहा है। डाला तो आपने, जितने बीज है वही उगने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों में जो चीजें बाहर से मिल रही है वो बाहर से क्या मिल रही है? खाद पानी मिल रहा है, बीज आपके अंदर से गया हुआ है। इसके ऊपर एक अलग से विषय है, मैं चाहूंगा कि कभी आप फुर्सत में मुझे समय देंगे तो इसके ऊपर मैं बताऊं कि कैसे आप कारण है और आपका बीज कैसे वहां तक पहुंचता है। इसका ऊपर ही आधा 1 घंटे का मेरा वीडियोस भी देख सकते हैं, डाला हुआ हूं, और नहीं तो किसी दिन कार्यक्रम में मैं बताऊंगा। ये है नैतिक शिक्षा। दूसरे नंबर पे आती है स्कूली शिक्षा। पहले नंबर पे
नैतिक शिक्षा आती है, दूसरे नंबर पे अब आती है स्कूली शिक्षा। और स्कूली शिक्षा को लेकर के भी ये समाज का ये हाल है कि जब उससे पूछो कि आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो बोलते हैं क्या करें, 500 1000 रुपये तो हाजिरी है और खाने पीने में ही खर्च हो जाता है। मैंने कई जगह पूछा कितनी बार लेते हो दिन भर में, बोलते हैं बस 2 टाइम, सुबह और एक बार शाम में। तो कैसे पाव मिलता है, तो बोलते हैं 30 रुपया 40 रुपया। तो 2 टाइम भी ले रहे हैं तो 60 रुपया हो रहा है। और लोकल यहाँ की स्कूल की फीस, हमारे तरफ तो धनबाद में 300 से 400 है, यहाँ पे सबसे चीप कितना है स्कूल का फीस? 400। अगर 400 रुपए के हिसाब से ले तो 60 रुपया का एक दिन का अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो महीने का कितने का पी जा रहा है? 1800 का। 400 ज्यादा या 1800 ज्यादा? 1800 ज्यादा। 400 रुपये स्कूल का फीस नहीं भरना है, लेकिन वो 1800 के शराब पीने की क्षमता रखता है एक लेबर क्लास भी। एक लेबर क्लास भी वो 1800 का पीने की क्षमता रखता है। एक महिला जो मेरे घर पे काम करने आती थी, काम करने वाली भाई, तो मैंने जब वो आती, कभी कभी वो नहीं आती, तबीयत खराब रहता, तो मैं उससे, वो अपनी बेटी को भेज दिया करती, तो मैं उसकी बेटी से पूछता कि आप कितने तक पढ़ाई की, तो वो बोलती नहीं नहीं मैं पढ़ाई नहीं करती। मैंने बोला क्यों? तो मेरे पिताजी जितने पैसे कमाते हैं उसके शराब पी जाते हैं, और जितना मेरे पास में मेरी मम्मी कमाती है उतना से सिर्फ खाना पीना चलता है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। कुछ दिन के बाद नवरात्रि आया। मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, पहले ये बता दूं। मैं उस चीज का विरोधी हूँ कि किसी चीज को क्रोनोलॉजिकल तरीके से आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब उसने मेरे पापा से 5000 एडवांस लिया ये बोल करके कि हर महीने में पैसे काट लिया जाए, तो मेरे पापा ने उसे दिया। मैंने उससे पूछा कि आपने ये 5000 रुपया क्यों लिया, तो वो कहती है कि मैंने 10वीं के दिन में जो बलि चढ़ती है ना, उसके लिए लिया है। तो मैंने बोला 400 रुपया के हिसाब से एक साल का फीस कितना हुआ? हमारे तरफ तो 300 रुपया है, आप तरफ 400 रुपया है, साल का कितना हुआ? 4800 रुपया 12 महीने का। वो एक दिन में 5000 रुपया बलि चढ़ाने में खर्च कर सकती है, लेकिन 4800 रुपया अपने बच्चे के एक साल का फीस नहीं भर सकती। ये समाज अशिक्षित अपने कारणों से। इसका आरोप अगर जब उसे कोई संगठन वाला जाकर के बोलता है, पता है तुम्हारा बच्चा अंधविश्वास ये अशिक्षित क्यों है, वो फलाने ने पढ़ने नहीं दिया है इसी वजह से। बोले हाँ हाँ एकदम सही कह रहे हैं। मतलब वो अपने तरफ दोष, वो जो शराब पी करके पैसे खर्च कर रहा है बोलेगा नहीं नहीं इस व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, मुझे तो नहीं बोल रहा कि तो शराबी की वजह से अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो। ये नहीं बोल रहा है कि मैंने फालतू जगह पे खर्च किया इस वजह से मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। क्योंकि संगठन वालों ने कह दिया कि तुम अशिक्षित हो, इसका कारण वो फलाना है, तो उन्हें नहीं, ये बात सही, ये बात को हम स्वीकार करते हैं, हाँ यही कारण है। इस कारण से हो क्या रहा है कि ना हम नैतिक शिक्षा हमारे लोगों में है, ना स्कूली शिक्षा प्रॉपर तरीके से जा पा रही है, ना व्यक्ति बुद्ध को मानते हुए भी बुद्ध के सिद्धांतों को अच्छे से स्वीकार कर रहा है। जब कर ही नहीं रहा तो सफल कैसे होगा? ये शिक्षित की चीजें हैं। दूसरी चीजें जहां पे आती हैं, मैं चाहूंगा बस 2 चीजें, मैं बुद्ध का सिद्धांत तो 3 चीजें मुझे जो बतानी थी बता चुका हूं, और 3 चीजें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो बता रहा हूं। शिक्षित बनो मैंने बता दिया, संगठित रहो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा संगठित रहो। लोगों ने मुझसे कहा, संगठन में था, इससे पहले मैं संगठन में था, 1 साल हुआ मेरा भिक्षु बने हुए, इससे पहले मैं सामाजिक संगठनों में था 5-6 साल। तो वहां पे लगातार मैं सुनता कि शिक्षित बनो का, संगठित रहो का मतलब संगठन वालों ने सिखाया कि हम 6000 जातियों को एकत्रित करना चाहते हैं, हम 6000 जातियों को एकत्रित करना चाहते हैं। मैंने जानकारी निकाला सर जी, मजाक लगेगा, हंसी आ सकती है, 6000 जातियों को इकट्ठा करने के लिए 50,000 संगठन रजिस्टर्ड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे पूरे भारत में। ये मजाक नहीं है तो क्या है? संगठित रहने के मामले में 6000 जातियों को एकत्रित करने के लिए 50,000 संगठन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से बने हुए। अब मुझे ये बताइए कि 6000 जातियों को अगर संगठित भी कर लिया जाए तो कितने टुकड़ों में एकत्रित होगा? 50,000 टुकड़ों में। अब 6000 ज्यादा या 50,000 ज्यादा?
50,000 ज्यादा। 50,000 अगर ज्यादा है तो जो लोग ये मानते हैं कि 6,000 टुकड़ों में बांटने वाला व्यक्ति गलत है, किसी ने बांटा, मैं तो वो आपकी बातें मान लेता हूं कि आपको 6,000 जातियों में किसी ने बांटा। अब बताइए 6,000 जातियों में बांटने वाला ज्यादा खतरनाक या 50,000 जातियों में बांटने वाला ज्यादा खतरनाक है? हाँ, कितना गुना ज्यादा खतरनाक है? 8 गुना ज्यादा खतरनाक है। कौन लोग है ये? है कौन ये लोग? हाँ, 50,000 जातियों, 50,000 टुकड़ों में ये बटे हुए हैं और ये क्या कह रहे हैं कि हम समाज को जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। एक बार मैंने सिर्फ 4-5, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्तर पे रहा, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहा हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा, तो मैंने वहां पे राष्ट्रीय स्तर पे कुछ सवाल पूछे थे जो मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ और 5-10 मिनट में मेरा काम अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अलग से ये कार्यक्रम शायद आप लोगों ने किसी और कारण से रखा था और मेरा बुलावा यहाँ पे आ गया तो मैं अपनी बातें भी रख रहा हूँ। तो संगठित रहने में जो चीजें वहां पे आई, मैंने वहां पे कुछ सवाल किए राष्ट्रीय स्तर पे, खास सवाल जो आप भी, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ऊपर में ये सवालों को पूछे। 4-5 ऐसे राष्ट्रीय स्तर के जो अलग अलग संगठनों के, 4-5 ऐसे अलग अलग स्तर के संगठनों के लोगों से मैं पर्सनली मुलाकात किया। मैंने उन 4-5 संगठन के लोगों से, राष्ट्रीय स्तर के लोगों से मैंने पूछा कि आप सबके सब कहते हो कि हम 6,000 जातियों को एकत्रित करने के लिए निकले हैं, तो ये एकत्रित क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उन्होंने कुछ पॉइंट बताए, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहे कि ये समाज अशिक्षित है, अज्ञानी है, अनपढ़ है और ये XYZ का गुलाम है, XYZ धर्म का भी गुलाम है। ठीक है, इतना बातें उसने मुझे बताई। मैंने बोला बढ़िया, चलिए अब मैं सवाल आप सभी से, मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग तो अशिक्षित भी हो, शिक्षित हो, ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो, XYZ का गुलाम भी नहीं हो और XYZ के धर्म का भी गुलाम नहीं, आप 5 लोग एकत्रित क्यों नहीं हो जाते? जब आप 5 लोग एकत्रित नहीं होते, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो जो अज्ञानी है वो एकत्रित कैसे होंगे? हाँ, जब पढ़े लिखे लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं तो अनपढ़ लोग एकत्रित कैसे हो सकते हैं? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 5 बड़े बड़े संगठन और पार्टियों के लोग भी जो राष्ट्रीय स्तर पे हैं वो एकत्रित नहीं हो सकते, तो नीचे के जो अनपढ़ है और अज्ञानी है, जो गरीब है, वे लोग एकत्रित होने वाले हैं क्या? ये सरासर मजाक और सरासर इन लोगों का एक नाटक चल रहा है ऊपर में कि सब चाहते हैं कि मेरे थोड़े से बाड़े में भेड़ों की संख्या बढ़े। सब अपने बाड़े में भेड़ों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं और बुद्ध यहां से जवाब देते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार समाप्त नहीं होता, तब तक वो समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो समाज का नेतृत्व कौन करेगा? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार से मुक्त हो चुका है। अब बात आएगा घुमा फिरा करके मैंने यहाँ बातें कहां से ला दी? अब आप ही जवाब देंगे और आप ही के मुंह से जवाब निकलवा रहा हूं, तब से मैं जवाब नहीं दे रहा, इसीलिए मेरी बातों को कोई काट नहीं सकता है। ये बताइए, जैसे ही हमारा नेता बनता है और हमारे पीछे में ढेर सारे लोग उसके आ जाते हैं और संख्या बढ़ती है, और जब महिलाओं की भी संख्या बढ़ती है तो वासना के चक्कर में पड़ कर क्या वो अपनी वीडियोस बना करके पद को हाईजेक करवाता है या नहीं करवाता है? करवाता है। कई ऐसे नेता है जो जैसे ही आगे बढ़े इन चक्रों में फंस करके पड़े हुए हैं। मुझे अंदर की भी जानकारी है, वो जिस के विरोध में ये लोग काम करते हैं उनके पास सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, तो वहीं पे उनकी बंदी हो जाती है। काम, क्रोधवश इंसान, बुद्ध का कहना है कि कोई व्यक्ति जो क्रोध ही है वो सही निर्णय नहीं ले सकता, इसीलिए वो अच्छा नेतृत्व नहीं हो सकता है। लोभ व्यक्ति, लोभी, थोड़ा सा पीछे में संख्या बढ़ी नहीं लोगों की, देख लिया, हाँ चलो पार्टी बनाते हैं, अभी तो उतरे थे क्या करने के लिए?
सामाजिक संगठन बना करके काम करने के लिए। पीछे देखते हैं लोग ज्यादा हो गया तो पार्टी बनाओ, क्योंकि हम दूसरे को क्यों मुख्यमंत्री और सांसद और विधायक बनने देंगे, हम बनेंगे। पद और पैसे की लालच में बिक जाते हैं। मोह चीजें कहां से आई? देखते हैं कि अगर मुझे अपना उत्तराधिकारी अगर किसी को बनाना है तो हम अपने भाई भतीजे, बेटे, बहू, पत्नी, पिता, इसी को मोहवश हम अपने ही लोगों में चले जाते हैं और वहां से हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। राग द्वेष, जहां से हमारी चीजें लगती है कि यहाँ से मेरा फायदा हो सकता है तो उसके तरफ चल पड़ते हैं अपने सिद्धांतों को खत्म करके। द्वेष की भावना से कि अगर इस व्यक्ति ने, अगर फलाने व्यक्ति ने, अगर ये मेरे मोहल्ले के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, अगर ये चुनाव में उतर गए तो मैं कहूंगा इनको जीतने दूंगा, इनको वोट नहीं देना दूंगा, अपना जमीन बेच करके भी इनके खिलाफ चुनाव लड़ना हो तो लड़ूंगा, लड़ेंगे। आप देखिएगा कि अधिकतर जो कैंडिडेट है वो फेक कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में। फेक कैंडिडेट मतलब चुनाव में सिर्फ खड़े हुए हैं पैसे लेने के लिए, ताकि पैसा लेकर के बैठ जाए, उनको जीतने और हारने से कोई लेना देना नहीं। अहंकार बस कि नहीं नहीं मुझे फाइट करना है, मुझे जीतना है, मुझे पद चाहिए, मुझे विधायक बनना है तो बनना है। इन कारणों से वे किसी न किसी काम से वो इस समाज के काम में आते हैं। एक व्यक्ति मुझे पटना बुद्ध विहार में मिला, वो कहते हैं कि मेरा जो संगतिया यार है मेरे से बाजी मार गया। मैंने बोला कैसे? वो मेरे से पहले भिक्षु बन गया, अभी मुझे उस भिक्षु बनना है और उससे ज्यादा काम करके दिखाना है। कैसा काम? तो अभी तो मेरे से 5 साल आगे है, अभी 5 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा तो जाकर के भिक्षु बनूंगा तो जाकर के काम होगा। अभी 5 साल बाद मैं आंदोलन खड़ा करूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा जल्दी हाईलाइट हो सके। कहने को लेकर के हम अम्बेडकरवादी है, लेकिन हमारी सारी कार्य प्रणाली गांधीवादी है। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अम्बेडकरवादी विचारधारा या फिर हम कहें बुद्ध की विचारधारा ये कहती है कि अगर आपको अपने कार्य को, अपनी विचारधारा को स्थापित करना है तो जन जन तक आपको इसका प्रचार करना होगा। चारिका, बुद्ध ने क्या कहा कि भिक्षुओं को चारिका कर कर गांव गांव तक जाकर के लोगों को धर्म की शिक्षा देनी है। ठीक है, ये तो हो गया बुद्ध के विचारधारा पे चलना। लेकिन गांधी के विचारधारा, चलो जेल भरते हैं, थोड़ा जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ हुआ तो चलो जेल भरते हैं, थोड़ा आंदोलन करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ बुद्ध के सिद्धांत पे चलते हो? तो हाँ बुद्ध के सिद्धांत पे चलते हैं। तो मैंने कहा कितनी बार धरना किया था उन्होंने? धरना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर हम बुद्ध की विचारधाराओं पे चलें तो धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कि जन जन तक पहुंच करके उनको बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार करना। लेकिन यहाँ पे बुद्ध के सिद्धांतों का प्रचार करने की जगह पे हम अपनी सिद्धांतों का प्रचार करने में लग गए हैं, और यही कारण है कि हमारा पतन होते हुए जा रहा है। और यही चीजें हैं जिसके कारण हम अहंकार जो हमें संगठित नहीं होने दे रहा है। क्यों होगा भाई? अच्छा मैं इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर में आ जाऊं, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ करके इसके अंदर में आ जाऊं, तो मेरा है वैल्यू क्या रह जाएगा? हाँ, मेरा वैल्यू क्या रह जाएगा? मुझे कौन पूछेगा? यही चीजें, अहंकार सबको बांटते चली जा रही है और ये समाज बढ़ते जा रहा है और ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। और एक समय देखिएगा ये अपने पतन का कारण खुद होंगे और पतन होने के बाद इल्जाम दूसरे पे लगाने वाले हैं, दूसरे पे लगाएंगे। और जो संगठित ही नहीं है एक जगह पे, वो क्या संघर्ष कर सकते हैं? कोई कर रहा है पूर्व दिशा में आंदोलन तो कोई कर रहा है पश्चिम में, कोई कर रहा है दक्षिण में, कोई कर रहा है उत्तर में। मतलब संघर्ष एक जगह होंगे तब ना एक जगह ताकत लगेगी। हर कोई लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे कुएं खोदने में, कभी भी कुआं खोदने वाला नहीं है, ना वहां से पानी निकलने वाला है। जब तक एक जगह पे लोग नहीं आने वाले हैं, जब तक एक जगह पे लोग एकत्रित नहीं होंगे, और ये कारवां नीचे के लोगों के लिए है ही नहीं। जो इल्जाम लगा रहे हैं नीचे की जनता को, मैं मानता ही नहीं हूं। जो क्रीमी पर्सन है, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उनके ये बातें उन तक पहुंचवाना चाहता हूं आप सभी के जरिए कि वे लोग एक हो। जब तक वे एक नहीं होंगे नीचे के लोग एक नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये थॉट्स पे भी लागू होता है, विचारों पे भी लागू होता है। कि जिस तरीके से सेब अगर पेड़ से गिरेगा तो कहां गिरेगा?
नीचे, ऊपर से नीचे, उसी तरीके से विचार भी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हैं। अगर इस समाज का जो क्रीमी पर्सन है, ये समाज का वरिष्ठ और आदर्श लोग है, अगर वो इन विचारधाराओं का पालन करता है और अपने आचरण में, दैनिक जीवन में इसको लागू करता है, तो ये नीचे जो देखने वाले जो समाज है, जो ऐसे करके देखते हैं हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये उनका पालन करते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाएं, तो जाकर के नीचे के लोग उन सिद्धांतों को अपनाएंगे। नहीं तो नमो बुद्धाय का 108 वाला माला खरीद लीजिए, रुद्राक्ष, और बैठ करके नमो बुद्धाय, जय भीम करते रह जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और इसीलिए मैं एक बात बोलते बोलते जा रहा हूं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जब लोगों ने उस समय पूछा था कि आप हमारे आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आप फ्रीडम ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहे हो और मैं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहा हूं। दो चीजें, फ्रीडम ऑफ द कंट्री मतलब देश की आजादी, और मैं लड़ रहा हूं फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री मतलब मैं देश में रहने वाले लोगों की आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। यहीं से दो बातें फिर उठ करके आती हैं, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। देश का विकास चाहिए या देश में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए? क्या चाहिए? अपने लोगों को विकास हो जाए। अब यहां से एक लास्ट सवाल आप लोगों से, डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिज्म और डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द बुद्धिज्म, अभी देखिए ये इसका जवाब सिर्फ आपने दिया, बाकी लोगों ने नहीं दिया। बुद्ध के धर्म का विकास चाहिए, हाँ, या बौद्ध धर्म में रहने वाले लोगों का विकास चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? जवाब दें आप सभी। लोगों का विकास होगा तो लोगों को सिद्धांत दीजिए ना। झंडा दे देने से क्या हो जाने वाला है? नीला झंडा लगा लिए घर पे, पंसील झंडा लगा लिए घर पे, कपड़े पहन लिए पंसील वाले, महिलाएं पहन ली पंसील का झंडा, पंसील का साड़ी, क्या हो गया इससे? और उनसे पूछो पंसील का पालन करते हैं? नहीं बनते जी, नहीं करते हैं। हाँ, क्या कर लेंगे इससे? मैंने यही बात जब महिलाओं ने मुझसे कहा था कि बाबा जी थोड़ा सा हाथ देख लीजिए, मेरे बच्चे का तबीयत खराब है, उस ठीक कैसे होगा, उसका थोड़ा झाड़ फूक कर दीजिए, तो मैंने एक सवाल किया था और उसी का जवाब आपको इसमें भी मिलेगा। मैंने उन लोगों से पूछा, एक चीज है, मैंने नहीं कहा कि ये चीजें नहीं होती है, मैंने ये बातें कहा कि इस बच्चे को जो मिट्टी में लौटने की इसकी आदत है, आप कह रही हो इसको ठीक कर दो, तो मैं इसे ले जाऊंगा चापेकल पे, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा और फिर नए कपड़े पहना करके इसके ला करके बैठा दूंगा। 5 मिनट बाद क्या होगा? 5 मिनट बाद क्या करेगा ये? फिर से जाकर के मिट्टी में लौटेंगे। तो मैंने सवाल किया था कि इसको कपड़े बदलवाने हैं या आचरण बदलवाना है? क्या बदलवाने हैं? कपड़े बदलवाने हैं या आचरण बदलवाने हैं? क्योंकि अगर कपड़े बदलवाते हैं तो ये बार बार लोटपोट करके आ जाएगा। तो वर्तमान में जिन लोगों ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया है, उन्होंने कपड़े बदले हैं या आचरण बदले? तो मेन फोकस आप कपड़े बदलवाने पे ना ले जाएं, जब तक वो आचरण बदलने पे काम ना करे तब तक उसको बोल दे उधर ही रह, नहीं तो आपके इंसल्ट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिस स्कूल से बच्चे निकलते हैं, अगर बदमाशी करे तो बच्चे की बदनामी कम और स्कूल की बदनामी ज्यादा होती है। बस मैं इतनी ही बातें कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे बहुत समय दिया और आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना और मेरे सवालों के जवाब भी दिए, और आशा करता हूँ ये सिद्धांत, जो 3 सिद्धांत फिर से रिपीट कर देता हूँ। दुख का कारण आप स्वयं हैं, दूसरा ये तो 4 आर्य सत्यों में आता है। पहला जो सिद्धांत मैंने बताया था, एक तो दुख का कारण आप स्वयं है, दूसरा बड़ी रेखा छोटी रेखा में बड़ी रेखा खींचिए, छोटी रेखा पे फोकस नहीं करना है, तीसरा अगर राज करना है तो अनुशासन और संकल्पित होना होगा। इसके बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग और कोई भी व्यक्ति ताकतवर नहीं हो सकता है। अब बात यहाँ आती है कि ताकतवर अनुशासन और संकल्प कहाँ से आता है? ये किसी ने नहीं पूछा। इसका जवाब बुद्ध ने दिया कि जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, और उन्होंने जवाब दिया आनापानसति योग ध्यान। जो व्यक्ति मेडिटेशन प्रतिदिन करता है
उसके अंदर अपने आप धीरे धीरे अनुशासन और संकल्प उतरते चला जाता है। तो मैं चाहूंगा 10 मिनट सबको ही एक साथ मेडिटेशन करेंगे, बैठे बैठे ही जहां आप बैठे हैं, और मैं करवा करके अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो जो आनापानसति योग ध्यान है, इसमें ये हम क्या है कि हम वर्तमान में श्वास लेने की जो प्रक्रियाएं, इसे हम प्रॉपर वे में नहीं लेते। हमें अभी तक पता है कि हमें श्वास फेफड़े से लेना चाहिए, लेकिन श्वास फेफड़े तक ही नहीं, पेट तक ले जाना होता है। श्वास को खींच के पेट तक ले जाना है और पेट से उसे फिर छोड़ना होता है। लेकिन हम अपने बिजी शेड्यूल में और बिजी लाइफ में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि श्वास को हम फेफड़े तक ही लेकर के यहीं से छोड़ देते हैं। इसीलिए बुद्ध को सिखाना पड़ा कि श्वास थोड़ा सा नीचे जाकर के लो। तो इसमें हम श्वासों को क्या करना है, नाक से लेकर के उसे पेट तक खींचेंगे, जैसे देखें यहां से पेट में पूरा भरेंगे गहरे तक, और उसे धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास को लेना है तेज और धीरे छोड़ना है। सभी कोई उंगलियां यहाँ पे रखे तो सही, यहाँ पे नाक के नीचे। श्वास को ले, गहरी ले, छोड़े। श्वास जब अंदर गया तो ठंडी गई, और श्वास जब बाहर आया तो गर्म आया। इसी श्वास को, ठंडे और गर्म श्वासों पे यहाँ पे आंख बंद करके देखना है। और आखिर में जब मैं बोलूंगा तो दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे और आंखों पे रख लेंगे, और धीरे धीरे अपनी ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलेंगे। तो अभी ध्यान के लिए 10 मिनट मुझे समय दीजिए। ये बायां हाथ गोद में ऐसे रखिए, गोद में, और उसके ऊपर से अपना दाहिना हाथ, उसी गोद में दाहिना हाथ। सभी कोई उसी में अपना दाहिना हाथ भी रख ले। कमर को सीधी करें, कमर सीधी। और चाहूंगा कि आप अपने फोकस पावर को देखें कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा लंबे समय तक अपनी श्वासों पे ध्यान दे सकता है, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा अनुशासित और संकल्पित होते चला जाता है। इसीलिए आप अपने संकल्प को चेक करेंगे, अपने अनुशासन को, कि कितना ज्यादा आप फोकस कर पाते हैं श्वासों के ऊपर। तो जब तक मैं ना कहूं 10 मिनट तक कोई आंखें नहीं खोलेगा। प्लीज आंखें बंद।